दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की की। इंटेलिजेंट लड़की, हर एक फील्ड में होशियार, अव्वल। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडी, चाहे वो इंसानियत हो, चाहे सामाजिकता। एक 24 साल की लड़की, भारत में जन्म हुआ और जन्म भी हुआ एक अच्छे घर में। पिता भी पढ़े लिखे प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में। आगे चल के वो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। नाम था यूनिवर्सिटी का जे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की ये छात्रा थी और इंजीनियरिंग करने के बाद इसे मास्टर्स के लिए अमेरिका भेजा गया और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, न्यू जर्सी में इसने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद इसने पढ़ाई की और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से की। हर एक फील्ड में टॉप थी। अब इसकी मास्टर्स हो गई और मास्टर्स होने के बाद इसे तलाश थी एक नई बुलंदी की, एक नई शुरुआत करने की और नौकरी की। लेकिन ये नौकरी की तलाश भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और अमेरिका की एक बहुत अच्छी कंपनी में इसको नौकरी मिल जाती है। नाम होता है कंपनी का ईएमसी कॉरपोरेशन। और अब ये ईएमसी कॉरपोरेशन में काम करने के लिए अपना ठिकाना बदलती है और अमेरिका के एक और जगह होती है और नाम होता है उसका रेडमंड वैली व्यू। एक अपार्टमेंट होता है वहाँ। वहाँ पर ये अपना एक फ्लैट लेती है और उस फ्लैट में जाकर ये रहने लग जाती है और फ्लैट नंबर होता है 8946। अब वहाँ पर अच्छी सोसाइटी में रहने लग गई और कंपनी में अपनी जी जान लगा के काम कर रही थी। अब काम कर रही थी तो मेहनत का फल भी मिला। करीब करीब 8 महीने बाद लड़की का प्रमोशन हो जाता है और अब ये एक और अच्छे डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देने लग जाती है। दोस्तों, अमेरिका में अब टाइम आता है 31 अक्टूबर 2018। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2018 जो आया, इस दिन एक फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता है। नाम होता है उसका हेलोइन। पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सभी अपने अपने तरीके से अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो ये जो नाम है लड़की का, नाम था लड़की का अर्पना जिनागा। पिता का नाम होता है इनके बीसी जिनागा। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी थे। 8 नवंबर 1984 को इसका जन्म हुआ और 2018 में इसकी जॉब भी लग गई अमेरिका जाने के बाद। अब जब इसने 31 अक्टूबर 2018 आया और हेलोइन का जो वहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, उस पार्टी का समय आया, तो सोचा कि पहली बार मैं भी ये पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, क्योंकि लड़की स्टेबल थी, अच्छा पैसा कमा रही थी। तो तय हो जाता है कि आज रात को पार्टी की जाएगी और अपने रूटीन के मुताबिक अपनी कंपनी जाती है, अपना काम करती है, नौकरी करती है और अपनी सेवाएं देने के बाद बाजार जाती है, शॉपिंग करती है, अपने लिए ड्रेस खरीदती है जो शाम को पार्टी में भी पहननी थी। अब सारी शॉपिंग करने के बाद घर आ जाती है और करीब रात के 8 बजे से लोग मेहमान आने स्टार्ट हो जाते हैं। सभी इनवाइटेड थे, नेबर्स इनवाइटेड थे, सोसाइटी के लोग जो पड़ोसी थे वो भी इनवाइटेड थे, कंपनी के लोग इनवाइटेड थे। थर्ड फ्लोर पे इसका मकान था और फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक सारा एरिया खुला हुआ था, क्योंकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे। करीब करीब 9-10 बजे तक सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब पार्टी की शुरुआत हुई, सभी लोग एंजॉय करने लगे। डांस हो रहा था, पार्टी हो रही थी। इसी डांस और पार्टी के बीच कुछ झगड़ा होता है कुछ लोगों में। ये झगड़ा बंद करवाते हैं लोग और जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्हें अब भेज दिया जाता है अपने अपने घर के लिए। पार्टी दोबारा से चालू हो जाती है और पार्टी के बीच बीच
पार्टी के होते होते करीब 2 बज जाते हैं। 2 बजे के करीब अर्पणा ग्राउंड फ्लोर पर आती है और जब लोग जाने लग जाते हैं तो करीब 3 बज जाते हैं। 3 बजे अर्पणा दोबारा से अपने फ्लोर पर जाती है और कहानी की स्टार्टिंग होती है दोस्तों यहीं से। 31 अक्टूबर का दिन अब 1 नवंबर में बदल चुका था। अर्पणा का एक शेड्यूल था। जब से वो इंडिया से अमेरिका गई थी तो अपनी फैमिली को डेली फोन किया करती। एक दिन ऐसा उसका गया नहीं जब उसने घर फोन नहीं किया, बात नहीं की। लेकिन आज 1 नवंबर हो गया था। 1 नवंबर की शाम हो चुकी थी लेकिन घर पर कोई कॉल नहीं गई। घर वाले इस बात से बेखबर थे कि उनको ये बात भी पता थी कि रात को पार्टी हुई है, हो सकता है थकान होगी, इस वजह से कॉल नहीं की। अब जब ये समय बढ़ता गया और 2 नवंबर आ गया, जब अर्पणा का फोन नहीं गया तो घर वालों को चिंता हुई। अब घर वाले कांटेक्ट करने में लगे कि कैसे न कैसे अर्पणा से बात की जाए, क्योंकि अर्पणा के पिताजी एक अच्छे प्रोफेसर थे तो उनके अमेरिका में लिंक थे, उनके छात्र भी अमेरिका पहुंच चुके थे। उन्हीं में से एक छात्र था, वो अभी प्रोफेसर भी बन चुका था अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में। नाम था उनका जयराम। प्रोफेसर जयराम जी से बात करते हैं और उन्हें अपनी बेटी के जो विला होता है, घर होता है, वहां पर भेजते हैं। अब तारीख आ जाती है 3 नवंबर 2018। जयराम पहुंचते हैं अर्पणा जनागा के फ्लैट पर, विला पर। वहीं पर उन्हें एक लड़का मिलता है, नाम होता है उसका कैमरिन जॉनसन। अब वो उसी का पड़ोसी होता है अर्पणा का, तो वो जयराम से मिलता है, कहता है हाँ मेरी पड़ोसी है, मैं जानता हूँ। मिलने के लिए जाते हैं और जाकर ये अर्पणा के घर की बेल बजाते हैं। बेल बजाते हैं, हाथ जैसे ही दरवाजे से लगाते हैं दरवाजा खुल जाता है। जब देखते हैं तो दरवाजा जो अंदर से खुला हुआ, अंदर जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नजारा देखकर दोनों जने हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि दीवारों पर खून लगा हुआ है और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है और बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब वो चीजें उन पर नहीं देखी जाती तो फ्लैट से बाहर निकलते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस के फोन करते ही थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस सबसे पहले क्राइम जो जगह होती है, क्राइम सीन होता है, उसमें लोगों की एंट्री बैन करती है और जब अंदर घुसते हैं तो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अर्पणा का जो शरीर है, बॉडी है, वो पड़ी हुई है बेड के पास, बेड से नीचे झुकी हुई। शरीर पर कपड़े नहीं, बहुत कम वस्त्र और हालत बहुत खराब, चारों तरफ खून फैला हुआ। पुलिस ने देखा तो पुलिस देखते ही पहचान गई कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई है और पानी से धोया गया है जो आसपास का इलाका है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और पोस्टमार्टम जब बॉडी होती है, बॉडी का होता है, तो पता लगता है कि जो डेथ हुई वो 3 बजे, सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच बीच हुई है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। पुलिस जांच करती है, देखती है कि सबूत मिटाए गए, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल्स का यूज किया गया। लेकिन अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी और इसी इन्वेस्टिगेशन में करीब करीब जब सबूत जुटा लिए गए, फॉरेंसिक्स को दिए गए, डीएनए इकट्ठे किए गए, तो 3 लोगों के डीएनए पुलिस को मिलते हैं। वहां पर एक जूते का जो लेज होते हैं, फीते, वो फीता मिला और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता लगा कि जो अर्पणा है उसके साथ
दुष्कर्म भी हुआ है और ये भी पता लगा कि उसकी जो जान गई है वो दम घुटने से गई है। जो वहां पर फीता मिला, लगता था जैसे इसी से घोट कर अर्पणा को मारा गया है, वो भी डीएनए के लिए भिजवाया गया। अब पुलिस को अलग अलग 3 डीएनए मिले। एक डीएनए जो फीता था उससे मिला, एक डीएनए मिला जो केमिकल्स की बोतल यूज की गई उससे, बॉडी थी उसको जलाने की कोशिश की गई, जो मोटरसाइकिल्स में ऑयल यूज किया जाता है उससे, उसकी केन पर एक डीएनए मिला। और एक डीएनए मिला जो वहां पर बाथटब था, बाथरोब थी, उनसे। 3 डीएनए। पहला डीएनए मिला, एक व्यक्ति था, नाम था उसका इमैनुअल फेयर। इमैनुअल फेयर एक पड़ोस की ही लड़की थी, उसका भाई था, उसी ने उसे इनवाइटेड किया, बुलाया पार्टी में। दूसरा जो डीएनए मिला वो मिला कैमरन का, कैमरन जॉनसन, जो जयराम जी को साथ में मिला, पड़ोसी था। उसका जो डीएनए मिला वो मिला जो केमिकल था उसकी बोतल से। और जो इमैनुअल फेयर है उसके डीएनए मिले बात और जो टेप लड़की के यूज की गई, मुंह में कपड़ा लगाया गया था, ठूसा गया था वहां से। और जो तीसरा डीएनए है उसने पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये डीएनए है किसका। इसी सारी इंक्वायरी में करीब करीब 9 महीने बीत गए। और जब 9 महीने बीत गए तो जो केस है वो डाला गया इमैनुअल फेयर पर। इसमें जो कैमरन था वो गवाह बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैमरन ने जब पता लगा कि वो देश छोड़कर भागना चाहता था जिस दिन मर्डर हुआ 1 नवंबर को। अब इमैनुअल फेयर के खिलाफ केस चलता है, सुनवाई होती है, करीब करीब सुनवाई में 8 साल निकल जाते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर जब फैसला होता है करीब, और फैसले में 8-9 साल इमैनुअल फेयर सजा काटता है। सजा काटने के बाद जब पुलिस कहती है कि ये सारे डीएनए मिले और उसके आधार पर वो 8-9 साल सजा काट चुका था, लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई दूसरे फेज में, तो पुलिस उसे, जो कोर्ट होता है, उसे रिहा कर देता है और कहता है कि जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि 3 डीएनए मिले, 3 डीएनए में इमैनुअल ही कैसे जो आरोपी है वो हो सकता है। कैमरन का भी डीएनए मिला, एक और व्यक्ति का डीएनए मिला, वो भी इसमें कातिल हो सकते हैं। बहुत सारी दलीलों के बाद इमैनुअल फेयर को केस से बरी कर दिया जाता है और केस से बरी होने के बाद इमैनुअल अपने ऊपर लगे आरोपों को खिलाफ एक जुर्माना वसूलने की भी याचिका डालता है। ये केस अभी लंबित है कोर्ट में, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की, जो होनहार लड़की थी, शायद आगे चल के बहुत बड़े काम भी करती, वो लड़की चली गई। दुष्कर्म हुआ, उसका मर्डर हुआ, लेकिन उसका कातिल पकड़ा नहीं गया। अमेरिका जैसे देश में कातिल ना पकड़ पाना पुलिस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं अर्पणा जनागा को जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से कहानी हम सुनाते हैं और इससे कोई अपने ऊपर ना ले, यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।